दोस्तों, एक लड़की अपने पिता के पास फ़ोन करती है अपनी ससुराल से और कहती है कि पिताजी, मुझे अब इस घर में एक सेकंड नहीं रहना, मुझे यहाँ से ले चलो और मुझे इनसे अलग कर दो। अब इसके बाद वो पिता उसको समझाते हैं कि बेटा ऐसा नहीं किया करते, लेकिन वो लड़की यहाँ पे मानने के लिए तैयार नहीं थी। आखिर ऐसी क्या बात हुई थी जो लड़की मानने के लिए तैयार नहीं थी? पूरी सच्चाई जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जीतू सौरौत और आप लोग देख रहे हो ब्रेन डिमांड चैनल। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और पेज को फॉलो करना ना भूलें। आज की जो ये घटना है ये निकल कर आ रही है उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद से। उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद में एक लड़की रहा करती है जिसका नाम है रानी। रानी पढ़ने में बहुत ही ज़्यादा होशियार है। जो उसके पिता हैं उसकी आमदनी ठीक ठाक है, तो परिवार में पैसों की भी कोई कमी नहीं है। तो इसी वजह से उसके जो पिता हैं वो उसको अच्छी तरह से पढ़ाते लिखाते हैं। रानी अच्छी तरह से पढ़ लेकर एक अच्छी सी नौकरी पकड़ लेती है और यहाँ पे इस नौकरी के अंदर उसकी 50,000 रुपये की सैलरी लग जाती है। अब रानी अपनी जॉब किया करती और जो पैसे हैं उनको अपने पास ही रखा करती, क्योंकि यहाँ पे जो पिता था उसके पास काफ़ी सारे पैसे थे, यानी कि वो अच्छी तरह से कमाया धमाया करते थे। तो रानी के पिता को पैसों की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है। अब इसके बाद जो रानी का पिता है वो सोचता है कि क्यों ना अब रानी की शादी कर दी जाए। तो अपनी बेटी से एक दिन बात करता है, कहता है कि बेटी, अब तुम जवान हो गई हो, तो अब हमारा फ़र्ज़ बनता है कि तुम्हारी शादी कर दी जाए। तो इसके बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? तो रानी यहाँ पे पिता से हामी भर लेती है, कहती है कि हाँ पिताजी, आप बेशक से मेरी शादी कर दो, लेकिन मेरी एक शर्त रहेगी कि मैं जहाँ भी रहूँगी वहाँ से अपनी नौकरी को कंटिन्यू रखूँगी। तो यहाँ पर रानी के पिता इस बात के लिए राज़ी हो जाते हैं और वो एक लड़का ढूंढते हैं जो कि उनकी इस शर्त को मान ले। तो यहाँ पे लड़के को ढूंढा जाता है, लड़का उन्हें मिल भी जाता है उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद के अंदर ही। लड़के का नाम होता है विवेक। लड़के का अच्छा खासा काम चल रहा है खेतीबाड़ी का और उसके घर में नौकर चाकर भी काम किया करते हैं। तो यहाँ पे लड़के को शर्त बताई जाती है, लड़का एग्री हो जाता है और विवेक और रानी की दोनों की अच्छी तरह से धूमधाम से शादी कर दी जाती है। शादी होती है। शादी होने के बाद रानी अपने ससुराल आती है मायके से। यहाँ पर जो विवेक का परिवार है वो पूरी तरह से खुश है कि भाई घर के अंदर एक नई दुल्हन आई है और परिवार अच्छी तरह से रानी का वेलकम करता है। यहाँ पे रानी आती है। आने के बाद अपनी जॉब को कंटिन्यू करने की शर्त उसने पहले ही बता दी थी। तो जैसे ही दूसरा दिन होता है तो अपनी जॉब के लिए चली जाती है। सुबह लेट उठती है और लेट उठकर अपना लंच पैक करती है और वहाँ से चली जाती है। इसके बाद परिवार को एकदम धक्का सा लगता है कि भाई ये कैसी दुल्हन है जो इस तरह से ना तो जल्दी उठना सुबह, ना कोई पूजा पाठ करना, ना नहाना धोना, ना सभी बड़ों के आशीर्वाद लेना, ये तो सीधा अपनी जॉब के लिए चली गई। लेकिन यहाँ पर जो विवेक का परिवार था वो काफ़ी ज़्यादा समझदार था। वो लोग सोचते हैं कि हो सकता है ये नई नई जगह पर आई हो तो इस वजह से ऐसा कर रही हो, इसे मायके की आदत होगी इस तरह की और ये इसी तरह से गलती में ऐसा कर गई है। तो इस वजह से वो लोग इस बात को ज़्यादा तवज्जो नहीं देते और इस बात को ऐसे ही डाल देते हैं। लेकिन यहाँ पर रानी का ये रोज़ रोज़ का होने लगा था। इसी तरह से कुछ दिन बीतते हैं तो एक दिन विवेक रानी को समझाता है कि भाई ये अच्छी बात नहीं है, तुम थोड़ा जल्दी उठा करो, घर की पूजा पाठ किया करो, बड़ों का आशीर्वाद लिया करो, उसके बाद आप जॉब जाया करो। लेकिन यहाँ पर जो रानी होती है वो विवेक से साफ साफ इनकार कर दे कि भाई मुझसे ऐसा कुछ भी नहीं होगा। अब यहाँ पर विवेक परेशान है। वो उसको समझाना चाहता है लेकिन वो समझने के लिए तैयार नहीं है। अब कुछ दिनों बाद जो रानी है वो कुछ वेस्टर्न कल्चर के कपड़े यानी कि जींस टॉप पहनकर अपनी जॉब पर जाने लगती है। अब यहाँ पर जो विवेक है वो एक ज़मींदार फैमिली से बिलोंग करता है और विवेक के परिवार की चारों तरफ इज्जत है। जब उनके घर की बहू इस तरह से जींस टॉप में जाएगी तो उसके परिवार की इज्जत पर इसका फ़र्क पड़ता है। तो यहाँ पर विवेक उससे कहता है कि भाई ऐसा ठीक नहीं है, इससे हमारी परिवार की रेपुटेशन पर फ़र्क पड़ रहा है, तुम ऐसा मत करो। लेकिन रानी यहाँ पे कह देती है कि तुम लोग गंवार हो, तुम्हें इस फैशन के बारे में क्या पता, किस तरह से रहना चाहिए, किस तरह से सोसाइटी के अंदर रहते हैं, तुम्हें इसके बारे में कुछ भी नहीं पता, तो तुम इसके बारे में ना ही बोलो तो ही अच्छा है। अब इसके बाद भी वो सोचता है कि चलो धीरे धीरे ये सब कुछ ठीक हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर विवेक निहायत ही शरीफ इंसान था, कोई भी ऐब उसके अंदर नहीं था। वो बस अपनी गृहस्थी को किसी तरह से बसाना चाहता था। अब दोस्तों इसके बाद रानी ने हद ही कर दी थी। रानी रात को 10-11 बजे घर के अंदर आया करती और सुबह लेट तक सोया करती और उठने के बाद सीधा अपना लंच पैक किया, वेस्टर्न कपड़े पहने और अपनी ड्यूटी पर जॉब के अंदर चली गई। ऐसा ही करते करते विवेक को एक दिन बहुत ही ज़्यादा बुरा लग जाता है। विवेक रानी को रोकता और उससे कहता है कि भाई इस तरह से इस घर में नहीं चलेगा।
यहाँ पे रहना है तो कुछ अच्छी तरह से रहना पड़ेगा, जिस तरह से एक बहू घर के अंदर रहती है उस तरह से रहना पड़ेगा। ये तुम्हारा मायका नहीं है, ये तुम्हारा ससुराल है, यहाँ पे ससुराल की तरह रहो। लेकिन रानी बहुत ही ज़्यादा आक्रोश में आ जाती है और गर्म होकर अपने पिता को फ़ोन करती है और पिता से कहती है कि पिताजी मुझे यहाँ से ले चलो, ये गंवार लोग हैं, इनके बीच में मुझे एक सेकंड भी नहीं रुकना। पिता उधर से कहता है कि बेटी आखिर बात क्या हुई। इतने में ही जो रानी की माँ है वो पिता के साइड में खड़ी हुई थी, वो फ़ोन को ले लेती है और उससे कहती है कि बेटी आखिर बात क्या है। तो यहाँ पर रानी कहती है कि माँ अब मुझे इस घर में एक सेकंड नहीं रुकना, आप लोग आओ और मुझे यहाँ से ले जाओ। उसके बाद रानी के माता पिता उस घर के अंदर आते हैं। आकर पहले अपने दामाद से बतियाते हैं, उससे कहते हैं कि बेटा बात क्या हुई। तो दामाद पूरी की पूरी घटना उनको बताता है और उसके बाद जो रानी का पिता है वो रानी को समझाता है कि बेटी ससुराल में इसी तरह से रहा जाता है जैसा तुम्हारा पति कह रहा है, इसमें इनकी कोई भी गलती नहीं है। लेकिन रानी कहती है कि पिताजी मैं अब पैसे कमाती हूँ तो मुझे इनकी कोई ज़रूरत नहीं है, मैं अकेले अपनी ज़िंदगी काट लूँगी, मुझे यहाँ से ले चलो और मुझे इन गंवारों से छुटकारा चाहिए, मुझे तलाक देना है इसको। उसके बाद रानी का पति और रानी का पिता उसको एक बार फिर से समझाते हैं, लेकिन वो समझने के लिए किसी की बात को तैयार ही नहीं है। यहाँ पर वो फिर से यही बात कहती है कि मुझे इनसे छुटकारा चाहिए। तो रानी का जो पिता होता है वो रानी को ले जाता है और उसके बाद दोनों का डिवोर्स हो जाता है। अब विवेक अपने घर में आराम से रह रहा है और जो रानी है वो अपने घर में आराम से रह रही है। रानी रोज़ के रोज़ अपनी ड्यूटी जाया करती है। इसी तरह से दिन कट रहे थे। लेकिन एक दिन क्या होता है, एक दिन रानी जैसे ही शाम को ड्यूटी से वापस आ रही थी तो कुछ लड़के जो बदमाश टाइप के थे वो रानी के साथ छेड़छाड़ करने लगते हैं और छेड़छाड़ कुछ ज़्यादा ही बढ़ जाती है। वो रानी के कपड़ों को भी फाड़ देते हैं। अब इस बात का रानी को बहुत बुरा लगता है। वो अपने घर पे आती है और घर पे आने के बाद पिता को कुछ भी ना बताए हुए घर के अंदर सो जाती है आराम से। सुबह उठती है तो वो डिसाइड करती है कि इस बात के लिए मैं उन लड़कों को बिल्कुल माफ़ नहीं कर सकती। तो वह पुलिस स्टेशन जाती है। पुलिस स्टेशन जाकर दरोगा के सामने पेश होती है और दरोगा जी से कहती है कि दरोगा जी मुझे इंसाफ चाहिए, मेरे साथ बहुत गलत हुआ है। यहाँ पे जो दरोगा है वो रानी को देखता है और पहली नज़र में देखने के बाद दरोगा का दिमाग उथल पुथल होने लगता है। वो सोचता है कि भाई कितनी खूबसूरत लड़की है, क्यों ना इससे फ़ायदा उठाया जाए। तो यहाँ पर दरोगा जी की नीयत ख़राब हो जाती है। तो दरोगा जी रानी से कहते हैं कि आज तो मुझे कहीं मीटिंग में जाना है, तुम ऐसा करो शाम को आना, शाम को तुम्हारे केस पर बात करेंगे और अच्छी तरह से बतलाएंगे। तुम 7-8 बजे से आ जाना, तो उस टाइम पे हम लोग बात करेंगे। तो आज यहाँ पर रानी ड्यूटी नहीं जाती है। शाम होती है, शाम का वेट कर रही थी। शाम जैसी होती है तो रानी दोबारा से दरोगा के ऑफिस में पहुँच जाती है और उससे कहती है कि दरोगा जी मुझे न्याय चाहिए, मुझे न्याय दिलाओ। तो यहाँ पे दरोगा जी उससे उसकी कहानी पूछने लगते हैं और धीरे धीरे उसे गंदी निगाहों से देखने लगते हैं। जैसे वो देख रहे थे तो रानी को थोड़ा बहुत शक होता है, लेकिन वो सोचती है कि पुलिस की निगाहें इसी तरह की होती होंगी। तो इस वजह से वो अपनी कहानी को कंटिन्यू करती है, उनको बताती है कि भाई इस तरह से मैं आती जाती हूँ और मुझे इस तरह से वो लोग छेड़ते हैं। अब दोस्तों इसके बाद जो दरोगा जी हैं वो धीरे धीरे रानी के पास आकर बैठ जाते हैं और गंदे तरीके से रानी को टच करने लगते हैं। अब ऐसा होते ही रानी का माथा खराब हो जाता है, क्योंकि रानी यहाँ पे भले ही पैसों के घमंड में थी लेकिन वो कैरेक्टर से बिल्कुल सही थी। चरित्र उसका एकदम शीशे की तरह साफ था। तो यहाँ पर रानी दरोगा साहब को धक्का देकर वहाँ से भागने लगती है। बाहर कुछ पुलिस वाले खड़े थे, वो भी देखते हैं कि लड़की भाग कर गई है, कोई ना कोई तो बात है, लेकिन वो इस बात को छोड़ देते हैं। वो सोचते हैं कि भाई अंदर पुलिस वाले ही तो हैं, ऐसा कुछ क्या हुआ होगा इसके अंदर। तो यहाँ पर रानी भागकर वापस अपने घर चली जाती है और एक कमरे के अंदर बंद होकर फूट फूट कर रोने लगती है। सोचती है कि अगर मैंने अपने पति को नहीं छोड़ा होता तो मुझे ये सब कुछ नहीं झेलना पड़ता। मैंने बहुत गलत किया आखिरकार, जो भी अपने पति के साथ किया। बस इसके बाद वो रोती रोती हुई सो जाती है। सुबह उठती है, सुबह उठने के बाद सोचती है कि मैं इस दरोगा को इस तरह से नहीं छोड़ सकती। अब इसके बाद जो रानी है वो तैयार होती है, अपना एक छोटा सा बैग तैयार करती है और घर से निकल जाती है सीधा बस स्टॉप के लिए। बस स्टॉप पर पहुंचने के बाद वो वेट करती है बस का, तभी एक बस आती है तो उस बस के अंदर वो चढ़ जाती है। दरअसल वो जा रही थी एसपी साहब के पास उस दरोगा की शिकायत करने, अपने लिए न्याय की गुहार लगाने के लिए। वो उस बस के अंदर चढ़ती है तो देखती है कि बस में ज़्यादातर सीटें भरी हुई है, 1-2 सीट खाली है। तो जो सबसे पास वाली सीट उसके पास होती है उस पर जाकर वो बैठ जाती है। साइड में एक पैसेंजर बैठा हुआ था जिसने अपने मुंह पर गमछा लगाया हुआ था, आंखों पर चश्मा लगाया हुआ था। अब दोस्तों इसके बाद जो पैसेंजर है वो रानी को देखता है और देखते ही सबसे पहले वो अपने मुंह का गमछा हटाता है और आंखों का चश्मा हटाता है और फिर कहता है, रानी तुम यहाँ कैसे, कहाँ जा रही हो?
रानी उस लड़के की तरफ देखती है तो देखती है कि उसका वही पति जिसको उसने तलाक दे दिया था वही इस बस के अंदर उस सीट पर बैठा हुआ था। अब अपने पति को देखने के बाद रानी का जो मन है वो थोड़ा सा भावुक हो जाता है और वो आंखें नम कर लेती है, लेकिन अपने आंखों के आंसुओं को बाहर निकलने नहीं देती। उससे पहले वो अपने चेहरे को फेरकर उनको गिरा देती है। अब दोस्तों इसके बाद जो विवेक है वो समझ जाता है कि बात कुछ ना कुछ गड़बड़ है, तो यहाँ पर वो दोबारा से रानी से पूछता है कि रानी बताओ आखिर बात क्या है। रानी टालते मटोलते हुए उससे कहती है कि मेरी छोड़ो, तुम बताओ तुम कहाँ जा रहे हो। तो यहाँ पर विवेक कहता है मुझे तो एक काम है, उस काम को करने के लिए जा रहा हूँ, लेकिन तुम थोड़ी परेशान सी दिख रही हो, आखिर बात क्या है मुझे बताओ। तो यहाँ पे रानी आंखें छलकाकर बोलने लगती है और पूरा के पूरा वाक्य उसे सुनाती है। वो कहती है कि मैं ड्यूटी जाया करती थी और एक शाम को कुछ गुंडों ने मुझे छेड़ा, मेरे कपड़े फाड़ दिए और उसके बाद मैं पुलिस थाने गई तो पुलिस थाने में दरोगा ने भी मेरे ऊपर गंदी नीयत रखी। अब उसके बाद मैं एसपी साहब के पास जा रही हूँ इन सभी लोगों की शिकायत करने। तो यहाँ पर जो विवेक है वो उसकी कहानी को सुनता है और कहानी को सुनने के बाद वो भी थोड़ा सा भावुक हो जाता है और वो कहता है कि रानी कोई दिक्कत नहीं है, हमारा तलाक भले ही हो गया हो लेकिन मैं अब भी तुम्हारा साथ दूंगा इस काम में, तो मैं चलता हूँ तुम्हारे साथ एसपी साहब के यहाँ। वो दोनों बस में बैठे बैठे कुछ और बातें करते हैं कि भाई तुम किस तरह से रहते हो, तुमने शादी की या नहीं की। तो दोनों एक दूसरे को बताते हैं कि दोनों में से किसी ने भी शादी नहीं की थी। अब यहाँ पर वो दोनों एसपी साहब के पास पहुँच जाते हैं और वहाँ पर जाने के बाद एसपी साहब से जो रानी है पूरी की पूरी घटना का वर्णन करती है। एसपी साहब थे बहुत ही ईमानदार थे, अच्छे इंसान थे। वो तुरंत उस थाने के इंचार्ज दरोगा के पास फ़ोन करते हैं और उसमें डांट लगाते हैं। दरोगा में डांट लगाई जाती है। इसके बाद दरोगा का सस्पेंशन लेटर तैयार करके उस थाने में भेज दिया जाता है। दरोगा को सस्पेंड कर दिया जाता है। अब रानी और विवेक दोनों एसपी साहब के वहाँ से बाहर निकलते हैं और इसके बाद जो विवेक है वो कहता है कि रानी अब तुम अपने घर जाओ, मैं अपना काम करके वापस घर चला जाऊँगा। लेकिन यहाँ पे रानी फूट फूट कर रोने लगती है और विवेक से माफ़ी मांगती है कि विवेक मुझसे गलती हो गई, अब मुझे तुम अपने पास ले चलो, अब मुझे अलग नहीं रहना। तुम चाहो तो मैं नौकरी भी नहीं करूँगी, तुम चाहो तो मैं घर का सारा काम किया करूँगी, पूजा पाठ करूँगी, जल्दी उठा करूँगी, जैसा तुम रखोगे मैं उस तरह से तुम्हारे पास रहूँगी। क्योंकि यहाँ पर रानी को अब अकल आ चुकी थी कि भाई अकेली औरत का समाज में हर कोई शोषण करने का ही सोचता है। तो यहाँ पर जो रानी है वो अपने पति से माफ़ी मांगती है, लेकिन यहाँ पर विवेक जो है वो कहता है कि नहीं नहीं, इस तरह से मैं तुम्हें अपने साथ नहीं ले जा सकता, इसके लिए मुझे अपने माता पिता से बात करनी होगी। तो रानी कहती है कि तुम अभी फ़ोन करो और अपने माता पिता से पूछो कि मैं तुम्हारे साथ चल सकती हूँ या नहीं। तो यहाँ पे जो विवेक है वो अपने माता पिता के पास फ़ोन करता है और उनसे कहता है कि तुम्हारी बहू आने के लिए बोल रही है और कह रही है कि जैसा तुम रखोगे वैसा मैं रह लूँगी। तो यहाँ पे जो माता पिता थे वो समझदार थे, वो कहते हैं कि बेटा कोई बात नहीं, बहू को साथ ले आओ और अगर सुबह का भूला शाम को घर आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते, अब बहू को साथ लाओ और अपना घर बसाओ। तो यहाँ पे रानी दोबारा से उसके घर में जाती है, दोबारा से उन लोगों की शादी कराई जाती है और इस बार उनका घर अच्छी तरह से बस रहा है। रानी ने नौकरी छोड़ दी है और वो अपने घर की अच्छी तरह से साथ सवार कर रही है। उसके बाद अपने सास ससुर का भी अच्छी तरह से ख्याल रखती है, सुबह जल्दी उठती है, पूजा पाठ करती है और पूरे परिवार का अच्छी तरह से ख्याल रखा करती है। तो दोस्तों ये थी कहानी जहाँ पे पैसों के घमंड के कारण एक औरत ने अपना परिवार उजाड़ दिया, लेकिन बाद में अकल आने के बाद उसने अपना परिवार बसा भी लिया। आपको कहानी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। बाकी दोस्तों वीडियो अच्छी लगती है वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान।